हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर का हमारा एक महीना कंप्लीट हो गया और पता भी नहीं चला। इस एक महीने में हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो की शुरुआत की थी 5 लाख रुपए से और आज के डेट पे इसकी वैल्यू 5,20,000 तक हम पहुंचा चुके हैं। एक महीने में इस मॉडल पोर्टफोलियो में विथ ह्यूज कैश इन्वेस्टमेंट्स हमने फिर भी 4% यहाँ पे रिटर्न कमाए, थैंक्स टू द स्टॉक मार्केट, थैंक्स टू द अप ट्रेंड दैट इज गोइंग ऑन इन द स्टॉक मार्केट। फिर भी हमारे कौन से डिसीजन हमें फायदा दिए, कौन से नुकसान दे रहे हैं, उनके ऊपर में एक ब्रीफ डिस्कशन आज के एपिसोड में हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस वीडियो और शुरुआत करते हैं अपने आज के चारों सेगमेंट्स के डिस्क्लोजर के साथ में। पहला सेगमेंट एज यूजुअल हम लोग निफ्टी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि पिछले एक हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हुआ। सो आई विल टेल यू एग्जैक्टली कौन से दिन कैसा रहा निफ्टी का ट्रेड, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ओके ओवरऑल इंडियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अवेयरनेस के लिए ये जरूरी है। इसके अलावा सेकेंड सेगमेंट तो आप सबका बहुत पसंदीदा है एंड उसके बेसिस पे ही हम एक कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। इसी कम्युनिटी में आप सभी ने एक जबरदस्त रेस्पॉन्स देने के लिए शुरुआत कर दी है और लास्ट वीडियो में आप सभी ने मुझे 3 नाम जताए थे कि भाई 3 स्टॉक्स पे आप डिस्कशन अपनी करो और 3 स्टॉक्स पे आप अपनी राय बताओ, और उसी को ध्यान में रखते हुए एक एडिशनल सेगमेंट भी हम इसमें डाल रहे हैं और वो एडिशनल सेगमेंट है स्टॉक्स पर चर्चा। इस सेगमेंट में आपके ही सुझाए हुए कुछ स्टॉक्स पे मैं अपनी एनालिसिस पेश करूंगा आपके सामने। इस एनालिसिस में एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि उस स्टॉक्स के बारे में मैं क्या सोचता हूं, अगर उनमें कोई एंट्री पॉइंट है तो किस लेवल पे है, और ओवरऑल मेरे को क्या लगता है उन स्टॉक्स के बारे में। सो पिछले हफ्ते मेरे पास 3 सुझाव यहाँ पे आए थे या फिर 3 नाम आए थे और उन सबको आज हम अपने सेगमेंट नंबर 3 में कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई मन पसंदीदा शेयर को मैं अगले हफ्ते कवर करूं अपने इस सीरीज में, तो आप अपने शेयर्स के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने फाइनल सेगमेंट पे बात करेंगे जिसमें हम हमेशा ही कुछ नया सीखते हैं। तो आज क्या नया सीखेंगे उसके ऊपर में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सेगमेंट नंबर 1, जिसमें हम बात करें अबाउट निफ्टीज परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1 वीक। तो सर ये लास्ट अपना एक हफ्ता कैसा गया, सबको पता है स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा जा रहा है। लास्ट एक हफ्ता मैं कह सकता हूं स्टैग्नेंट सा था या बहुत ज्यादा तेजी से निफ्टी नहीं बढ़ा। और जैसा मैंने पॉइंट आउट किया था पिछले कुछ हफ्तों से कि निफ्टी की जो तेजी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। 4 हफ्ते पहले तेजी बहुत ज्यादा थी, 3 हफ्ते पहले कुछ कम हुई, 2 हफ्ते पहले कुछ, और इस हफ्ते और भी कम हो गई है, लेकिन स्टिल निफ्टी अभी भी बढ़ रहा है। सो ऐसे में निफ्टी इज ईदर हेडिंग टुवर्ड्स अ हाई, जहां से हो सकता है करेक्शन आ जाए, या फिर में हो सकता है कि निफ्टी यहां पे स्टैग्नेंट हो जाए और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को मौका मिले, which was also evident in the Friday's trade। तो कुछ भी यहाँ पे संभव है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा बचाव करके चलने का जरूर बात है। बट स्टिल निफ्टी हैज रोज बाई अबाउट 85 बेसिस पॉइंट्स है, तो 0.85% का यहाँ पे आपको निफ्टी में बढ़त देखने को मिला। 5 में से 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी बढ़ा था और 2 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी में नुकसान है, जिसमें फ्राइडे के ट्रेड में तो एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ मार्जिनल लॉस पे बंद हुआ था निफ्टी। बट अदरवाइज स्टॉक मार्केट डिड रियली वेल एंड खास करके मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ने तो मचा दिया पिछले हफ्ते, खास करके फ्राइडे के ट्रेड में। उसी का इंपैक्ट हम लोग अपने मॉडल पोर्टफोलियो में भी देखेंगे। सो दिस वाज अबाउट निफ्टीज परफॉर्मेंस एंड नाउ कम्स द सेक्टरल परफॉर्मेंस हियर। तो सेक्टर वाइज बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स वेर ऑयल, ड्रिल एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। वर्स्ट में सैनिटरी एंड रेलवेज का इस बार नाम आ गया है। रेलवेज आई थिंक इट मेड इन द लिस्ट लास्ट वीक एज वेल। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स डिड रियली वेल, जो निफ्टी से है 9.65% यहाँ पे ग्रोथ आई एक ही हफ्ते में, और भारतीय एयरटेल डिड बैड जॉब है 4.18% से यहाँ पे भारतीय एयरटेल का वीकली आपको लॉस देखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन निफ्टी एंड अराउंड इट, सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया मिले कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा किया। और अब बारी आती है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की, जो कि हमारा मॉडल पोर्टफोलियो। मॉडल पोर्टफोलियो के सबसे पहले आपके सामने मैं रख देता हूं रूल्स एज यूजुअल, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रेड चले, कौन से नहीं चले एंड सो ऑन। तो सबसे पहले मॉडल पोर्टफोलियो में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो रूल्स बहुत सिंपल है, आप सबको पता है। जो लोग रेगुलरली इस सीरीज के साथ जुड़े हैं, जो नए हैं वो सुन लीजिए। हम एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने अज्यूम किया था आज से ठीक 1 महीने पहले कि हम 5 लाख रुपए से इसकी शुरुआत करेंगे और हर क्वार्टर के बिगिनिंग में हमें 1-1 लाख रुपए का एक इनफ्लो मिलेगा। ये क्वार्टर दिसंबर में खत्म होगा, तो हम एक्सपेक्ट करें कि 1 जनवरी को हमारे को 1 लाख रुपए का यहाँ पे एक इनफ्लो मिलने वाला है। तो ये इनफ्लो हमको मिलेगा तब मिलेगा, अभी शुरुआत हमारी 5 लाख रुपए से हुई है। ऑब्वियसली हम एक बढ़िया डिसिप्लिन्ड अप्रोच से स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में और बाद में उसको ग्रो होते देखना चाहते हैं। ऑब्वियसली दैट्स द फाइनल कॉल।
बट ऐसे में कुछ यहां पे कॉशनरी नोट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। नंबर 1, आप इस पूरी सीरीज को एक एकेडमिक सीरीज के तौर पे देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहां पे हम जिन भी स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं उसके पीछे का मैं रीजनिंग आपको समझाता हूं, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट दैट्स अ स्टॉक टिप। आई एम नॉट वेरीफाइड और आई वुड से लिस्टेड रिसर्च एनालिस्ट, तो ऐसे में आप मेरी बात पे विश्वास करें उससे पहले आप खुद की रिसर्च जरूर करें। आप खुद की रिसर्च करें या फिर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें और उसी के बेसिस पे आप अपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट्स करें। डोंट ट्राई टू मिमिक दिस पोर्टफोलियो। एंड इसके अलावा अगर आपने मिमिक करके प्रॉफिट या लॉस कुछ बना भी लिया है तो भी वो प्रॉफिट या लॉस का जो श्रेय है वो आप अपने तक रखिएगा, मुझ तक शेयर मत ही कीजिएगा, क्योंकि मैं ना उसका हकदार हूं और ना उसके लिए जिम्मेवार हूं। गॉट द पॉइंट? तो ये है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का मोटा मोटा हिस्सा। क्या है हमारे रूल्स? अब बात करते हैं कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का अभी तक का स्टेटस क्या है। बट बिफोर दैट मेरे को कॉशन मोड हमारा ऑन कर देने दो, जिसमें नीचे एक डिस्क्लेमर आएगा जो आपको हर वक्त ये जताएगा कि अब जितने भी स्टॉक्स पे हम बात करने वाले हैं वो स्टॉक्स सिर्फ एकेडमिकली डिस्कस हो रहे हैं एंड आपको उसको मिमिक नहीं करना चाहिए। सो हियर इज द डिस्क्लेमर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मॉडल पोर्टफोलियो। तो देखो, मॉडल पोर्टफोलियो हमारा सच में बहुत अच्छा कर रहा है। 5 लाख का पोर्टफोलियो 5,20,000 तक पहुंच गया, यानी एक ही महीने में 20,000 रुपए की हमारी वैल्यू यहां पे बनी है। अगर हम चाहें तो सब बेच करके इस वैल्यू को रियलाइज भी कर सकते हैं, बट आई थिंक ठीक है, अभी हमारे पास सिंस कैश बहुत ज्यादा है तो शायद हम रियलाइज नहीं करें, बट अदरवाइज पोर्टफोलियो हैज डन रीजनेबली वेल। ऑब्वियसली इसमें मेरी स्किल या फिर मैं आप सबकी रिकमेंडेशंस के अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इस पोर्टफोलियो को इस मुकाम तक पहुंचाया है। नंबर 1 ऑब्वियसली तेजी। इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में, इतना पैसा है मार्केट में, दैट एवरीथिंग इज राइजिंग। ऐसा नहीं है कि जिन पोर्टफोलियो या जिन स्टॉक्स में हमने हाथ दिया सिर्फ वही बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। अभी तो सर आप किसी कचरे पे भी हाथ रखोगे तो वो भी शायद बढ़ जाएगा। सो ऐसे में आई डोंट रियली नो कि ये कितने दिन तक कंटिन्यू होगा, बट एज ऑफ नाउ आई कैन टेल यू दिस फॉर श्योर कि जिन स्क्रिप्ट्स पे हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इंक्लूजन किया है वो सारे स्क्रिप्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत सॉलिड है, एंड साथ ही साथ इसका जो बाइंग लेवल हमारा है, जो हमारा एंट्री लेवल है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो बहुत ही कम चांसेस हैं मेरे हिसाब से, अगेन आई एम नॉट समबडी हु कैन गारंटी यू एनीथिंग, बट मेरे हिसाब से हमारी एंट्री पॉइंट्स काफी अच्छी हैं एंड उस हिसाब से हमें लॉसेस शायद कम होंगे, शायद कम होंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हैं हमने टोटल 9 पोजीशंस लिए हैं स्क्रिप्ट में, उनमें से सिर्फ एक में हमें लॉस है एंड वो भी सरप्राइजिंगली रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लॉस है, और अदरवाइज बाद बाकी सब जगह हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया ही है। सो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमने टाइमिंग को थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में किया, हमने कहीं पे भी हड़बड़ नहीं मचाई, एंड यू कैन सी कि हम सब जगह एक अच्छे प्राइस में ही एंटर किया, एंड दैट इज व्हाई वी आर मेकिंग अ मार्जिनल प्रॉफिट एवरीवेयर। इसीलिए कई स्टॉक्स को मैं मना भी करता हूं, कई स्टॉक्स के रिकमेंडेशंस आते हैं कमेंट्स में, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं नहीं, आई एम फाइंडिंग दैट एक्सपेंसिव। आज उसका मैं नमूना दिखाऊंगा आपको, 3 स्टॉक्स जो आपने रिकमेंड किए उस पर मैं क्यों ना बोल रहा हूं, उसके पीछे की पूरी रीजनिंग दूंगा सो दैट आपको भी समझ में आए ओके क्यों ये डिसीजन ऐसे लिए जा रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ पोर्टफोलियो हैज डन रियली वेल। जीएमएम पॉडलर धीरे धीरे चलना शुरू हुआ है। मैंने बोला था जीएमएम पॉडलर में ओएफएस की वजह से इस स्टॉक में बहुत ज्यादा भयंकर गिरावट आ गई थी, बट नाउ आई थिंक लोग धीरे धीरे इसके ओएफएस को बुला रहे हैं एंड पीपल आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स इट्स क्वार्टर रिजल्ट जो आने वाले हैं। सो आई थिंक अभी हमें 8.23% का यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो रहा है। आई थिंक नेक्स्ट वीक ये नंबर और बढ़ सकता है। दीपक नाइट्राइट वाज वन ऑफ आवर फेवरेट पिक्स। 710 रुपए के एवरेज पे मैंने बोला था कि यस दिस इज अ गुड बाय, एंड हमने लिया भी था। 865 अभी करंट इसका प्राइस चल रहा है एंड अभी 21.83% का हमें प्रॉफिट है। मैंने पिछले हफ्ते आपको ये जरूर बोला था कि 900 का प्राइस आने पे वी विल सेल दीपक नाइट्राइट एंड वी विल बुक प्रॉफिट शेयर, बट अब थोड़ा मन में ना लालच आ रहा है। लालच क्यों आ रहा है उसके पीछे मैं रीजन भी समझा रहा हूं। प्रॉफिट बुक करने के ना 2 कारण हो सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 2 कारण होते हैं। ऑब्वियसली 20% से ज्यादा प्रॉफिट आ गया तो ये एक प्रोबेबल कैंडिडेट है जिसमें हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 20-25% पे, बट मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं। उसके कारण क्या है ये समझिए। नंबर 1, कैश मैनेजमेंट। हमें कैश की फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज वी आर ऑलरेडी सिटिंग विथ 2,14,000 ऑफ कैश। हमारे पास कैश है 2,14,000 रुपए का। सो कल को अगर मार्केट क्रैश भी करता है, ये स्टॉक्स और सस्ते पे मिलते हैं तो हम वापस इनको खरीद पाएंगे। वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ कैश इन आवर हैंड। इसके अलावा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास 1 लाख का और कैश फ्लो आने वाला है। सो इन दैट सेंस हमारे पास पैसे की कभी कमी नहीं होने वाली। ऐसे में आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ पे पैसे के लिए ये प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टे फॉर अ वाइल।
दूसरा, मार्केट काफी तेज है, हो सकता है दीपक नाइट्राइट का जो हम 900 का भाव एक्सपेक्ट करें ये 900 से भी सरपास करे। सो ऐसे में लेट्स होल्ड, लेट्स सी कैसा ये ट्रेड और आगे एग्जीक्यूट होता है, कैसा ये करता है, एंड उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आई थिंक अभी इसमें बैठना चाहिए। सो मैं कंट्रारियन अप्रोच यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। एक स्टॉक जो कि हाई पे है फिर भी मैं उसको होल्ड करना चाह रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई कैन सी कि भाई मार्केट काफी ज्यादा तेज है और मुझे पैसे की दरकार भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज बात बता दूं आपको, अब यहां से अगर दीपक नाइट्राइट 900 टच करके वापस रिवर्स करके 750 हो जाए, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, 900 का वापस 750 हो जाए, तब आप सब बिना मेरी तरह रिग्रेट मत कीजिएगा। ये हम सब का मिलकर के एक डिसीजन है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये डिसीजन हमारा रॉन्ग है तो आप कमेंट में लिखिएगा कि नहीं सर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये मैं अश्योर करता हूं आपको कि नेक्स्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग जिस भी लेवल पे हो पाएगी प्रॉफिट बुकिंग में रेकमेंड कर दूंगा, अगर आप सबका ये मत है तो। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक लेके बैठते हैं, हमारी एंट्री बहुत ही अच्छे प्राइस पे है एंड मुझे ऐसा लगता है दीपक नाइट्राइट एक बहुत अच्छा शेयर है, लेकर के बैठे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट नाउ वी आर मेकिंग अ गुड प्रॉफिट हियर। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है यहाँ क्यों लॉस हो रहा है, लेकिन रिलायंस फिलहाल वीक लग रहा है। सो जब तक रिलायंस वीक है तब तक थोड़ा डर तो है ही। आज इस हफ्ते के लिए हम क्या करने वाले रिलायंस में वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए उसके लिए। इसके अलावा कोफोर्ज में वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9%, वेरी गुड स्टॉक, बैठे रहिए चुपचाप। विनती ऑर्गेनिक्स अभी तक चला नहीं है, इनफैक्ट हम लॉस से शायद प्रॉफिट में आ चुके हैं। सो विनती ऑर्गेनिक्स भी चलेगा, हमारा एंट्री है 1165 पे, अभी 1178 का प्राइस है, 1% का मार्जिनल प्रॉफिट है। हनीवेल ऑटोमेशन वाज वन ऑफ अवर बेस्ट पिक्स और इसमें भी हमने एक बहुत अच्छे प्राइस पे एंट्री की थी और एक बहुत अच्छे प्राइस पे ये पहुंच चुका है। हनीवेल ऑटोमेशन का जितना मैं प्राइस पैटर्न पकड़ता हूं ना उसके हिसाब से हनीवेल ऑटोमेशन कभी भी हाईस पे टिकेगा नहीं। जैसे अभी 32,000 का लेवल चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वापस हो सकता है 30 पे आ जाए, एकदम हाई चांस है। हनीवेल ऑटोमेशन का बहुत ज्यादा चांस है कि वापस 30,000 पे आ जाए, हो सकता है 27,000 भी आ जाए। हनीवेल ऑटोमेशन वैसे ही भाग रहा है, बट अगेन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो वोलेटिलिटी था मार्केट में वो थोड़ा सा धीरे धीरे कम हो रहा है एंड ऐसे में इन स्टॉक्स को वापस अपने जो पुराने हाईज थे उन तक पहुंचने का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। सो विद दैट इंटेंट इन माइंड एंड अगेन मेरे पास कैश बहुत है पोर्टफोलियो में, हम सबके पास में बहुत कैश है पोर्टफोलियो में, सो आई थिंक इसको भी पड़े रहने देते हैं। हमें अभी फिलहाल पैसे की दरकार नहीं है तो एक बार हम लोग इस पे थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक आफ्टर ऑल, प्राइसिंग बहुत अच्छी है, हमारी एंट्री बहुत अच्छी है, लेट्स स्टे विद इट। अभी हम 12-13% का कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं, देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या रोल प्ले होता है। सो बेसिकली मार्केट टॉप पे है, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं कि हम लोग कोई भी जगह प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। उसका सिर्फ एक कारण है कि हमारे पास बहुत कैश है। प्रॉफिट बुक करने के लिए 2-3 चीजें देखनी पड़ती है। पहला, आपके पास कैश नहीं है तो प्रॉफिट बुक करो सो दैट आपके हाथ में कैश आए। दूसरा, अपॉर्चुनिटीज भी होनी चाहिए एंड यकीन मानिए अभी ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अधिकतर शेयर्स अपने वापस लाइफ हाई को क्लेम कर रहे हैं एंड ऐसे में कहीं पे भी बार्गेन डील अवेलेबल नहीं है। सो ऐसे में आई डोंट थिंक कि हमें कहीं पे भी पैसे निकाल करके अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सो बैठे रहते हैं, पैसा ऑलरेडी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत है, 2 लाख रुपए हमारे पास कैश पड़ा है। सो लेट्स सी कैसा क्या होता है। नेक्स्ट अप इज अतुल, 6% बढ़ा हुआ है, इनफैक्ट ये और बढ़ा हुआ था, काफी करेक्ट हुआ था ये लास्ट 2-3 दिन में, बट ठीक है, वी आर स्टिल वेरी वेरी हैप्पी अबाउट आवर पोजीशंस इन अतुल। ब्रिटानिया वी हैव मेड 7% एंड जेबी केमिकल्स एक हफ्ते या 2 हफ्ते में वी हैव मेड 7.45%। यस, ये 2 हफ्ते में ही हुआ है एंड अगेन जेबी केमिकल्स इज अ सॉलिड स्टॉक एंड आई एक्सपेक्ट कि ये बहुत तगड़े हमें वैल्यूएशंस दिखा सकता है। सो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो 20,000 रुपए यहाँ पे गेन कर चुका है, 4% का हमें ओवरऑल प्रॉफिट है, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि हमारे पोर्टफोलियो का लगभग 40% हिस्सा हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया है। वी हैव इन्वेस्टेड ओनली 60% ऑफ आवर पोर्टफोलियो एंड दिस इज द ओवरऑल प्रॉफिट दैट वी हैव गॉट। अब यहां से देखो, हमारे पोर्टफोलियो को एक बहुत बढ़िया सिक्योरिटी मिल गई है। मार्केट कल को गिरता भी है तो हमारे पास कम से कम प्रॉफिट्स हैं जो हमें लॉस में इमीडिएट जाने से बचाएंगे। सो हमारी एंट्री हमें बचाएगी। हमने एंट्री मार्केट के टॉप में नहीं की थी, हमने एंट्री 1 महीने पहले की है। सो मार्केट के टॉप पे अगर मार्केट यहां से करेक्ट भी होता है, आई एम डेड श्योर कि हमको यहाँ लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। कम मतलब हो सकते हैं ऑब्वियसली, बट चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो विद दैट इंटेंट इन माइंड आई थिंक कहीं पे भी प्रॉफिट बुक हम नहीं करेंगे। अगेन सुन लीजिए, मैं दीपक नाइट्राइट पे प्रॉफिट बुकिंग का राय दिया था लास्ट वीक, लेकिन दिस वीक आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट टू इन्वेस्ट एंड ऊपर से पैसा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ऑलरेडी बहुत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बात है कि अब नेक्स्ट वीक क्या करें। देखो, नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको वापस बता दूं, कहीं अपॉर्चुनिटी मुझे मीनिंगफुल नहीं मिली। स्टॉक्स आ रहे हैं रडार में, जैसे आरती ड्रग्स आ रहा है, ठीक है, जेएमएम फॉडलर आ रहा है,
और भी आ रहे हैं वैसे, ठीक है, रुचि सोया वगैरह ये सब भी रडार में समहाउ आ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से रिस्की वेंचर्स में हम हाथ नहीं लगाएंगे। आरती ड्रग्स मुझे बहुत रिस्की लगता है, मैंने आपको बताया था मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो में है, बट मुझे लगता है मॉडल पोर्टफोलियो में सिंस आप सारे लोग इन्वॉल्व हो, आप सब सीख रहे हो, तो ऐसे में आरती ड्रग्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की गलती मैं नहीं करूंगा। वो मुझे क्यों रिस्की लगता है, उसका रीजन है कि उसमें सर्किट्स लगते हैं एंड मुझे लगता है उसमें वॉल्यूम्स पिछले कुछ समय तक कम थे, अब तो वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक हैं एंड आई एम मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ मनी इन आरती ड्रग्स ऑलरेडी, बट फिर भी मैं इधर इंक्लूड नहीं करूंगा जब तक मैं कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं होता हूं। यहाँ पे फिर भी मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 कॉल्स लिए हैं, ये तीनों वो कॉल्स हैं जो स्टॉक्स अभी भी बाई कॉल के आसपास घूम रहे हैं। विनती ऑर्गेनिक्स अभी तक हमारा चला नहीं है, 1120 का अगर हमें अगले वीक में, कमिंग वीक में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 10 मोर शेयर्स हियर, तो यहाँ पे 11,200 रुपए की एक अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज मैंने कहा था ऐसे तो नहीं लेंगे, बट आई एम गिविंग यू अ वेरी बैड टारगेट हियर, 1850 का मैं टारगेट दे रहा हूं, अगर ये टारगेट हमें आता है तो 10 शेयर इसका भी अक्यूमुलेट करेंगे। एंड जीएमएम पॉडलर हमारे पास 6 शेयर्स हैं, तो मैंने सोचा 6 को 10 कर लेते हैं, सो 4 शेयर्स का मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन 3750 पे 15,000 रुपए का जीएमएम पॉडलर इकट्ठा करेंगे, बिकॉज अब मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा शायद यहाँ पे चार्म आए। तो अब देखते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट में कैसे हमारा गेम प्ले आगे बढ़ता है, वी विल फाइंड दैट आउट, ठीक है। तो ये है मेरे तरफ से राय फॉर द नेक्स्ट वीक, एंड इसके वजह से अगेन हमारा जो कैश है हमारे पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा है, वो कुछ शायद कम हो जाएगा अगर इनमें से कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो देखते हैं किसके क्या भाव आते हैं। सारे के सारे भाव बहुत अच्छे हैं, स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, लेट्स फाइंड इट आउट कि पोर्टफोलियो में कैसे ये वर्कआउट करता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है स्टॉक्स पर चर्चा। 3 स्टॉक्स पे मेरे को लास्ट वीक में पूछा गया था, मैं तीनों स्टॉक्स पे आपके सामने रिकमेंडेशन ला रहा हूँ। रिकमेंडेशन क्या है, एक्चुअली डिस्कशन है, यूपीएल, पावर ग्रिड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी क्वेश्चंस पूछे हैं ना, ये जिन्होंने भी ये स्टॉक्स पूछे हैं, ठीक है, आप मेरी राय सुनोगे, बट राय सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि ओके इस तरह भी सोचना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दूं, अगर आप निराश होना चाहते हैं तो सुन लीजिए, तीनों ही स्टॉक्स पे मेरा राय है स्टे अवे, ठीक है। मैं तीनों ही स्टॉक्स को पसंद नहीं करता, तीनों ही स्टॉक्स मेरे टॉप 50 में है भी नहीं, किस कारण से नहीं है सब आपको बताऊंगा, डिटेल में एक एक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट यस, हमें आज जो लर्निंग्स होंगी, आज जिन पॉइंट्स को मैं नोटिस करा रहा हूं, अगर आप उनसे सहमत हैं तो नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक्स के नाम लेंगे आप, तब आप उन पॉइंट्स को भी देखिएगा कि ओके ये पॉइंट्स हैं कि नहीं है। गॉट द पॉइंट। चलिए आइए शुरुआत करते हैं यूपीएल लिमिटेड से। यूपीएल एग्रोकेमिकल्स का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा। एग्रोकेमिकल्स में इस कंपनी की जितनी मार्केट कैप है, जो कि है अराउंड 32,000 करोड़ के आसपास में, इसकी सेल उससे ज्यादा है। और इसकी सेल उससे ज्यादा इसलिए क्योंकि इनके धमाकेदार एक्विजिशंस हैं। इस कंपनी ने पिछले मेरे ख्याल से 25 साल में 40 एक्विजिशंस किए होंगे, वो भी वर्ल्ड वाइड। ये कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है, बहुत ज्यादा ये बड़ी कंपनी है, एंड इनके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे हैं एंड डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत अच्छी है। ग्लोबली इनके जो सेल्स है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह। सो ऐसे में पैंडेमिक की वजह से जरूर यहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कंपनी इज रियली गुड। मेरे हिसाब से एक अच्छी दावेदार हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर, मैं प्रॉब्लम्स और ऑब्वियसली यहाँ पे आपके सामने जो इसके फायदे हैं दोनों गिनाऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों गिनाऊंगा। पहले इसकी अच्छाइयां मैं आपको बताता हूँ। अच्छाई तो मैंने जो आपको बोला था, ये ग्लोबल जायंट है, ऑब्वियसली इसकी अच्छाई है। दूसरा एक ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग, लेकिन ये किस कारण से ये समझिए। ये कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट वो ग्रोथ प्राइमरीली आ रही है थ्रू एक्विजिशंस। कंपनी हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ अक्वायर कर रही है, कोई कंपनी को अक्वायर कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन उनकी बैलेंस शीट या उनकी इनकम स्टेटमेंट आपको ग्रोथ ही नजर आ रही है। सो इवन दो दिस कंपनी लुक्स लाइक ग्रोइंग, दिस इज एक्चुअली ग्रोइंग थ्रू एक्विजिशंस। सो इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा, खुद की ग्रोथ नहीं है, जैसे हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन इन्होंने समहाउ एक्विजिशंस के थ्रू ग्रोथ मेंटेन की है। अंडर वैल्यू डेफिनेटली है, इसके बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर फर्म्स हैं उन सब में ये सबसे सस्ता लगता है अगर हम पी रेशियोज पे ध्यान दे तो। हालांकि आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पी रेशियोज। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप इसमें बहुत बढ़िया और डिविडेंड यील्ड भी 2% से ऊपर है। सो ये तो हुए इसमें सारी अच्छी बातें। अब आती है सारी इसमें बुराइयां। बुराई नंबर 1, अभी इस स्टॉक में जम के पिटाई हो रही है। ये एक अच्छे लेवल से गिर गिर करके नीचे तक आया है, और उसका आने का मेन रीजन था इसमें ऑडिटर्स रिजाइन कर दिए थे इनके एक मेजर सब्सिडरी में। और सच बताऊं तो उसके ऊपर में बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं है या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट को। इस वजह से अभी तक इसकी कोई रिकवरी नहीं आई है, एंड दैट इज नंबर 1 रीजन। जब भी ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कोई इश्यूज आते हैं ना, मेरे को डर लगता है पर्सनली, तो मैं थोड़ा दूर रहना पसंद करता हूं। दूसरा, हद ज्यादा लेवरेज है इस कंपनी में। इस कंपनी में इतनी लेवरेज है, और इनके पूरे इंडस्ट्री में ना लेवरेज लेने का कोई सिलसिला ही नहीं है।
नो एग्रोकेमिकल कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग लेवरेज बट दिस कंपनी इज टेकिंग लेवरेज। उसका एक ही कारण है, क्योंकि इनको इतना एक्विजिशंस करना है तो पैसे कहां से आएंगे? दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ डेट, और वो बहुत सारा डेट सारा जा रहा है कंपनियों को खरीदने के चक्कर में। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को प्लेज किया हुआ रहता है, अधिकतर पूरे साल भर में प्लेजिंग रहती है। कोरोना काल में तो प्लेजिंग और भी ज्यादा बढ़ गई थी। सो प्लेजिंग इज नॉट गुड, ये भी एक खतरनाक बात है। और जैसे जिनको नहीं पता प्लेजिंग क्या होता है, तो प्लेजिंग होता है गिरवी रखना। सो बेसिकली प्रमोटर्स ने जो खुद के शेयर्स हैं इस कंपनी में, वो गिरवी रख करके शायद लोन वगैरह कुछ लिए होंगे। सो प्लेजिंग वगैरह डेंजरस होते हैं, इनके प्रमोटर्स करते हैं ये काम, तो मेरे को उससे भी थोड़ा डर लगता है। दूसरा, मैंने अपने मॉडल में, आपको सबको पता होगा कि मैं एक क्वांटिटेटिव मॉडल रन करता हूं, तो उससे मुझे पता चलता है कि किसी भी स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है। इस स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब। उस पुअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की वजह से और बाद बाकी कई सारे फैक्टर्स की वजह से मैं इस स्टॉक में आपको राय दे रहा हूं, स्टे अवे। एक इन्वेस्टर इस तरह के स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहेगा। कब तक दूर रहें? तब तक दूर रहें जब तक पहला तो ये ऑडिटर रेजिग्नेशन से रिलेटेड बात क्लियर नहीं हो जाए, या फिर मार्केट उस चीज को अप्रूव ना कर दे। अरे हो सकता है ऑडिटर रेजिग्नेशन आपको समझ में आ गया हो, बट मार्केट है कि मान ही नहीं रहा, तो भैया मार्केट ही गुरु है, आप कुछ नहीं हो। तो जब तक मार्केट इसको लेकर के क्लियर अपनी राय नहीं देता, तब तक आप भी कुछ भी मत करो, एंड इसलिए मेरे हिसाब से स्टे अवे इज अ बेटर चॉइस। दूसरा, लेवरेज। लेवरेज इनकी इतनी ज्यादा है ना, इनको लेवरेज को कम करना चाहिए। लेवरेज अगर कम होगा तो शायद हम और सोचेंगे। एंड प्रमोटर होल्डिंग के लिए तो क्या कहे, कम है तो कम ही है। आई डोंट थिंक कि प्रमोटर्स और ज्यादा यहां पे बाई कर सकते हैं। सो दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस अबाउट यूपीएल लिमिटेड। कई सारे फैक्टर्स की वजह से आई एम सेइंग स्टे अवे फ्रॉम इट। एंड इसकी ग्रोथ भी जो है ना, मैं विदाउट एक्विजिशंस आने देखना चाहता हूं। तो अभी तो एक्विजिशंस की वजह से मुझे ग्रोथ नजर आ रही है, अगर इनकी खुद से ग्रोथ जो होगी वो अच्छी आएगी तो आई थिंक इसमें हम थोड़ा सोचेंगे। और फिर भी अगर आप जिद्दी हो और आपको चाहिए नहीं, आप हमें इतना सब कुछ मत बताओ अभी प्राइस सही है क्या एंट्री करने के लिए, तो मैं बता देता हूं सही प्राइस। अगर आप फिर भी मेरी बात ना सुनो और फिर भी अगर आप बोलते हो नहीं हमें तो घुसना है, तो घुसने के लिए करेक्ट प्राइस अभी के हिसाब से जो सिचुएशन है वो है 400 से 405 की रेंज की। करेक्ट। तो अगर ये स्टॉक 418 से करेक्ट होकर के आपको 400 405 तक मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है हाई चांस मिल सकता है, तब आप शायद यहां पे अपना एक बेट खेल सकते हो। बट अगेन वो एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, एक इन्वेस्टर इस तरह की कंपनी से थोड़ा सा दूर रहेगा जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। तो ये है मेरी टेक ऑन यूपीएल लिमिटेड। नेक्स्ट आती है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड तो और ही खतरनाक कंपनी है भाई। पावर ग्रिड सबसे पहले खतरनाक क्यों है? क्योंकि मुझे डर लगता है भाई पीएसयू कंपनी से, और ये है पीएसयू, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो डेंजरस तो मुझे लगता है। इसके अलावा ये एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ से बड़ा। मतलब समझ लो आप कितनी बड़ी ये कंपनी है। करंट प्राइस पे मत जाए, 192 बहुत छोटा दिखना है देखने में, लेकिन कंपनी पास शेयर्स बहुत हैं तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा है। इसके भी प्रोज एंड कॉन्स में आपके लिए लिख करके लेके आया हूं। प्रोज में नंबर 1, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बहुत अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। हालांकि मेरे ख्याल से प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ी गिरावट जरूर है, लेकिन फिर भी आज की डेट पे भी प्रमोटर होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दोनों मिला के 93% शेयर्स होल्ड करते हैं। दैट्स ह्यूज। इसके अलावा कंपनी लगभग 5% के डिविडेंड देती है। अब देखो आज की एज में ना कई इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो जो हमें डिविडेंड ही इतना दे कि हमको सैलरी की दरकार ना पड़े। यस, कई लोग ऐसा सोचते हैं। मैं ट्विटर पे कई लोगों को फॉलो करके रखा हूं एंड वहां देखता हूं कि कौन क्या बोल रहा है। मैं ट्विटर पे खुद ज्ञान नहीं देता, ज्ञान यूट्यूब के लिए ठीक है, ट्विटर पे बस मैं फॉलो करता हूं लोगों को। एंड आई हैव सीन मेनी इन्वेस्टर्स, न्यू एज इन्वेस्टर्स सेइंग कि हम लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे डिविडेंड हमारे सैलरी को सब्सटीट्यूट करे और एक पॉइंट के बाद हमें काम ना करना पड़े। शायद आपने भी ऐसे कोई ख्वाब देखे होंगे। मैं आपको हकीकत बता देता हूं। हकीकत यह है कि हो सकता है आप यहां 200 रुपए में ये शेयर खरीदो और आपको उस पे 5% का डिविडेंड मिल भी जाए, ठीक है, 5% का आपको डिविडेंड मिल गया, यानी कि आपको 10 रुपए का डिविडेंड मिल गया पर शेयर पे। पर प्रॉब्लम क्या पता है इस तरह की कंपनियों की? आपने खरीदा 200 में है, वो 1 साल बाद आपको शायद 150 पे मिलेगा, 5 साल बाद शायद 100 पे मिलेगा, 10 साल बाद शायद 50 पे मिलेगा। हो सकता है, मैं सब में शायद बोल रहा हूं। मतलब एक कहावत है कि आप ब्याज के चक्कर में मूल गवा बैठोगे, करेक्ट। तो आप यहां पे डिविडेंड एंजॉय करने जाओगे, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वही वॉर्न आउट हो जाएगी। सो ऐसे में हमेशा बहुत चॉइस ही रहे कि आपको डिविडेंड चाहिए, अच्छी बात है। 5% का डिविडेंड यील्ड कम नहीं होता, मुझे मालूम है, जितने रुपए आप डालोगे 5% तो डिविडेंड मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये भी तो देखो कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहां प्रोटेक्टेड रहेगी, विच आई डाउट इन दिस कंपनी। क्यों? उसके लिए कौन सा बताता हूं आपको। नंबर 1, बहुत ही लिमिटेड ग्रोथ मुझे इस कंपनी की लगती है। उसके पीछे कारण क्या है मैं स्पेसिफिकली आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं।
ये कंपनी ने पिछले, मैं कह सकता हूं 6-7 साल पहले ना अचानक से एक ग्रोथ पकड़ी थी, मेरे ख्याल से 2013 के आसपास में। उसके पीछे इनका मेन कारण था कि ये लोग अपने WIP एसेट्स, जैसे हम कैपिटल WIP बोलते हैं, उस पर काम कर रहे थे, यानी कि कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह के काम को बड़े एग्रेसिवली ले रहे थे। अभी वो काम काफी स्लो हुआ है पिछले 2 सालों से। पिछले 2 सालों से कंपनी ने अपने जो एसेट बिल्डिंग का काम है वो धीरे धीरे स्लो कर दिया है। जो कंपनी के एग्रेशन था 7 साल 6 साल पहले, वो एग्रेशन अब तो नजर नहीं आता। तो मुझे यहां से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम नजर आती है। दूसरा, कंपनी की लेवरेज बहुत ज्यादा है। लेवरेज की अगर मैं बात करूं तो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज दोनों ही बहुत ज्यादा है कंपनी का। आप शॉक्ड हो जाओगे ये सुन करके कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मुकाबले 2/3 तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का ही खर्चा है। 2/3 मतलब कंपनी 100 रुपए कमाएगी तो 66 रुपए तो कंपनी दे देगी सिर्फ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट के नाम पे। बहुत बड़े खर्चे होते हैं सर ये, और इनके वजह से आप ये समझ सकते हो कि नंबर 1 ये कंपनी बहुत हाई मेंटेनेंस कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा इनको केपेक्स रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा। और नंबर 2, यहाँ पे कंपनी लेवरेज भी इतनी ज्यादा है कि कंपनी का ब्याज भी बहुत ज्यादा लग रहा है। दोनों ही चीजें कंपनी के हित में तो एकदम नहीं काम करती। तीसरा, उस पर भी सबसे भारी, वो है एसेट टर्नओवर रेशियो। कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो आई थिंक इज वेरी लो, 0.11 ऐसा कुछ है। इसका मतलब कंपनी जितने रुपए के एसेट्स लगा रखी है उसका सिर्फ 11% ये लोग टर्नओवर में जनरेट करते हैं। आई नो ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, बट फिर भी जनरेशन इज वेरी लो एंड मेरे ख्याल से वो भी सही नहीं है। चौथा फैक्टर जो कि आपको बहुत अच्छी चीज सिखा के जाएगा वो है PE कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी शेयर में अगर आपको कमाना हो तो उसमें 2 ही तरह से वो स्टॉक आपको कमा के दे सकता है। नंबर 1, वो कंपनी ही ग्रो कर रही हो, ठीक है। जैसे बहुत अच्छी कंपनीज है जो खुद ग्रो कर रही है। हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जिन भी कंपनियों का जिक्र किया वो खुद ग्रो कर रही है, तो खुद की ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा होता है PE एक्सपेंशन। PE एक्सपेंशन जैसे दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनी में हो रहा है, उसकी PE अभी बहुत कम है, बट गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर ईयर्स में उसकी PE एक्सपैंड हो जाएगी। आज जो PE है वो हो सकता है 5 साल में डबल हो जाए। ये होता है PE एक्सपेंशन, यानी कि ग्रोथ जो हो रही है अर्निंग्स में उसका तो फायदा हो ही रहा है, साथ ही साथ कंपनी की जो PE है, PE रेशियो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपको इन दोनों चीजों से फायदा होता है। बट इस कंपनी में उल्टा हो रहा है। इस कंपनी के PE रेशियोज पहले से काफी कम हो गए हैं। इनफैक्ट इफ आई गिव यू अ टोटल फिगर, 2011 में इस कंपनी का PE चलता था 17 के आसपास में, 17-18, अभी चल रहा है 10-11। सो इसका PE एक्चुअल में और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, विच इज अ वेरी बैड साइन। इसके अलावा कंपनी में ब्लीक पब्लिक होल्डिंग है, यानी कि पब्लिक होल्डिंग कुछ खास नहीं है, वो भी परेशान करता है। वो ऑब्वियसली क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रमोटर के पास 93% शेयर्स है, तो फिर पब्लिक के पास होगा ही क्या। सो देयर इज वेरी लेस पब्लिक होल्डिंग एज वेल, एंड PSU की बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो इतनी सारी चीजों को पॉइंट आउट करने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा वर्डिक्ट तो है कि स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। फिर भी अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडर माइंडसेट से अगर चाहते हो कि नहीं हम एक बार तो पोजीशन बनाएंगे ही पावर ग्रिड में, तो अभी मैं आपको बता दूं पावर ग्रिड सबसे तेज कंपनियों में से है, बहुत अच्छा कर रही है, एंड इसलिए अभी तो कोई प्राइस बनता नहीं है। अगर ये 170 to 175 के लेवल्स पे आती है, या मे बी इससे भी थोड़ा लोअर आती है, तब हम सोचेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर आप एक ट्रेडर भी हो तो भी मैं यही कहूंगा, ट्रेडर मतलब एक स्विंग इन्वेस्टर भी अगर आप हो तो मैं यही कहूंगा कि इस पॉइंट पे पॉसिबली एंट्री कोई पॉइंट नहीं बनती, थोड़ा करेक्शन हो तब शायद माथा लगाने का टाइम आएगा। फाइनली वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आई नो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट इसी में सबसे ज्यादा फायदा है जब आप मेरी कमेंट्री सुनो, मेरी एनालिसिस सुनो, शायद आपको भी कुछ आइडियाज आए, और आपको कोई आइडियाज आए तो कमेंट में लिखें ताकि मुझे भी पता चले। मैं भी एक लर्नर हूं और मैं भी आपसे भी सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हूं। सो कमेंट्स में लिखें अगर आपको भी कुछ मुझे समझाना है तो। सो आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। एंड इनफैक्ट पिछले वीडियोज में जो जो कमेंट्स में आए हैं, आई होप आपने नोटिस किया होगा, उन सारी गलतियों को धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। जैसे कि हमारे किसी व्यूअर ने लिखा था कि सर आपके जो एवरेज प्राइसेस हैं जिस पे आपने खरीदा, आपने वो लिखा नहीं है, तो मैंने एवरेज प्राइसेस के कॉलम को इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसी तरह अगर आपके और कोई रिकमेंडेशंस है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, सो दैट ये सीरीज मस्त पे मस्त और मस्त बनती जाए। गॉट द पॉइंट। तो उन सब चीजों पे ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर वापस अपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अगेन भाई PSU कंपनी है। देखो ठीक है, सबकी अपनी अपनी एक पहचान है, सबकी अपनी अपनी एक सोच है, लेकिन मैं अपनी सोच बता देता हूँ। मुझे PSU कंपनीज पसंद नहीं। उसके पीछे क्या कारण है वो सेगमेंट नंबर 4 में आप जान जाएंगे।
मैं बताऊंगा उसमें क्यों मुझे पीएसयू कंपनीज पसंद है, ठीक है। अभी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाती है, 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 111 इसका करंट प्राइस चल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में अगेन प्रमोटर होल्डिंग बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छे पैसे डाल रखे हैं सरकार ने इसमें, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी बहुत अच्छी है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी मतलब 2-2.5% की डिविडेंड यील्ड है, विच इज वेरी गुड। एंड आरओसी एंड आरओई बहुत अच्छी लगी इस कंपनी की, ये बाकी कंपनियों में नहीं था। इसका आरओई एंड आरओसी अच्छा लगा मुझे, मतलब रीजनेबल एटलीस्ट। लेकिन इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स नंबर 1, पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका भी पी सर गिर रहा है, 2015 में था 23, अभी हो गया 16, तो पी गिर रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है, विच इज नॉट अ फेवरेबल साइन। ग्रोथ कंपनी पी एक्सपैंड करती है, यहां पी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बैड साइन। नंबर 2, पब्लिक होल्डिंग नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 90% तो प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल के पास है, तो पब्लिक के पास क्या ही होगा। जब पब्लिक के पास कम होता है ना, उस समय सर्किट लगते हैं, फिर इसीलिए मुझे बीईएल पसंद नहीं। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो ये है ही। तीसरा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, इसका भी बहुत खराब है, एंड इसीलिए यहां पे ये मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में कभी भी नहीं आएगी। हालांकि अगेन मैं मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करवा रहा हूं, अगर आप एक्चुअल के लिए भी राय चाहते हो तो मेरी राय तो यही है, स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और फिर भी अगर आपकी जिद है कि यू वांट टू एंटर दिस, 80-85 इज द लेवल विच आई थिंक इज सुटेबल। ये कंपनी भी बहुत तेज है, 111 के आसपास का भाव है, आई थिंक इस भाव पे तो एंट्री का कोई पॉइंट नहीं है। 80-85 आएगा तो मे भी खुद सोचेंगे। सो दैट्स इट, मेरे ख्याल से ये हो चुका है, एंड आई थिंक अब हमारा क्वेश्चन नोट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड फाइनली हम लोग एक कुछ नई चीज सीखते हैं, जिसके साथ में इस वीडियो को यहाँ पे एंड किया जाएगा, और वो नई चीज है रिवर्सल्स। रिवर्सल्स यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, उसको आप प्रेडिक्ट करोगे कि ट्रेंड खत्म हो रहा है और अब नई ट्रेंड चालू हो जाएगी। जैसे कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं कभी भी श्योरिटी के साथ ये नहीं बोला कि मार्केट नीचे ही जाएगा, और ना ही मैंने कोई शॉर्ट पोजीशंस ली है ये चीज सोच के कि मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, मन में एक घबराहट रहती है, एज एन इन्वेस्टर मैं भी बहुत घबराया हुआ रहता हूं, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने जाऊंगा। इनफैक्ट वो करना भी नहीं चाहिए। रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना इज एज गुड एज किसी चलती ट्रेन के सामने आ जाना और ये उम्मीद करना कि हमको देख के ट्रेन वापस उल्टी लौट जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ट्रेन मतलब मार्केट इतनी बड़ी चीज है ना, तो इसको ट्रेन से मैं कंपेयर कर रहा हूं, ऐसा कभी नहीं होता सर। आप रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने जाओगे, इट माइट हैपन ऑन अ गुड डे, बट अधिकतर केसेस में आपकी ही वहां पे बहुत ज्यादा फटीचर बनती होगी। इसका मैं और एक एग्जाम्पल कनेक्ट कराता हूं। अब जैसे मैंने 2 कंपनियों के ऊपर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी बोल दिया और पावर ग्रिड पे भी बोल दिया कि मुझे ये कंपनियां पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि ये पीएसयूज हैं। पीएसयूज इसलिए, पीएसयू क्यों पसंद नहीं है वो मैं बता देता हूं। क्योंकि इनमें मैनेजमेंट का मुझे हमेशा लगता है कि मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेस्ट नहीं होती है, और भी कई कारण होते हैं। इनको भूख भी नहीं होती, बर्निंग डिजायर की लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि सारी पीएसयूज में ऐसा होता है, बट अधिकतर में होता है। तो मुझे प्राइमा फेसी पीएसयू सेक्टर्स पसंद ही नहीं है। और अगर आप देखना भी चाहते हो कि पीएसयूज ने पिछले 5 साल में कैसा किया, आप खुद रिसर्च कर लो ना, यू विल गेट टू नो पीएसयूज ने कैसा किया। अब ऐसे में अगर एक ओवरऑल ट्रेंड पीएसयूज का डाउनवर्ड है, तो मैं क्यों रिवर्सल का प्रेडिक्शन करने जाऊं? लोग कब से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि आईटीसी बढ़ेगा, लोग कब से बोल रहे हैं पीएसयूज बढ़ेंगे, पीएसयू बैंक्स बढ़ेंगी, बढ़े ही नहीं। लोग बार बार उस ट्रेन के आगे आकर के शहीद होते जाते हैं। शहीद भी नहीं बोलूंगा मैं, सुसाइडल है ऐसे लोग। तो शहीद कहां से हुए? लोग रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने में लगे हुए हैं। सबको पता है पीएसयूज के हालात खराब है, पीएसयूज नुकसान दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, नहीं बढ़ रहे हैं, नुकसान आ रहा है, फिर भी खड़े हो जाएंगे और जाकर के बोलेंगे अब ये यहां से बढ़ेगा, अब ये यहां से बढ़ेगा। इसी चक्कर में लोगों ने आईटीसी में भी पैसे गंवाए हैं। अभी थोड़े बहुत लोगों ने पैसे बनाए, मैं जानता हूं, बट मैक्सिमम लोगों ने लॉन्ग टर्म में आईटीसी में पैसे गंवाए हैं। दिस हैज हैपेंड इन अदर पीएसयू स्टॉक्स एज वेल। तो ऐसे में मेरे को शुरुआत तौर पे ऐसा लगता है कि मैं इस मुहिम को शुरू तो नहीं करूंगा, और ना ही कम से कम जाके खड़ा हूंगा। हां, कल को पीएसयूज चल गए, समझिए, कल को पीएसयूज चल गए और ये रीजनेबली मान लिया जाएगा कि यस अब रिवर्सल हो चुका है, अब एक अप ट्रेंड शुरू हो चुकी है, तो फिर वो ट्रेंड मेरी फ्रेंड हो जाएगी, फिर मैं शायद पीएसयूज पे वापस बुलिश हो जाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ, सिंस एक डाउन ट्रेंड है, मैं कभी भी रिवर्सल्स की उम्मीद नहीं लगाऊंगा, ना ही उसको प्रेडिक्ट करने जाऊंगा। आई थिंक दैट मेक्स नो सेंस। इसलिए रिवर्सल्स को प्रेडिक्ट करने में कभी कोई सेंस नहीं है, कभी कोई फायदा नहीं है। और अगर आप इसे एकेडमिकली वेरीफाई करना चाहते हैं तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की किताब खोलिए, शुरुआत के 1-2 पन्ने पढ़िए, आपको ऐसे कोटेशन जरूर मिलेंगे, मेक ट्रेंड योर फ्रेंड, नेवर एवर ट्राई टू प्रेडिक्ट अ रिवर्सल एंड मेनी अदर थिंग्स। सो आप जाकर के आराम से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यू विल फाइंड कि यस, रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करना फैसिनेटिंग बहुत लगता है, बट इट इज एक्चुअली हार्ड जॉब।
सो मेरे ख्याल से आज का वीडियो जितना इन्फॉर्मेटिव था, इतना इन्फॉर्मेटिव मैंने नहीं मालूम कि कब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था। आई नो मैंने आज आपका बहुत समय लिया है, लेकिन इस समय का आपको वैल्यू मिला होगा। अगर आपको वैल्यू मिला आज के इस वीडियो का तो जरूर से वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। एंड ये मंथ एंड पे आपको हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी लगी, इस कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्ट करके आप अपनी भावनाएं हमारे तक शेयर कीजिए कि किस तरह आपको लग रहा है पोर्टफोलियो और बेहतर हो सकता है, वो भी राय दें। इसके अलावा 6th वीडियो जो हमारा होगा, 6th एपिसोड, वो आएगा 6 दिसंबर को एज यूजुअल एवरी संडे 11 AM। दैट इज द टाइम फिक्स्ड फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। हर संडे 11 बजे हम लोग मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, हर हफ्ते कुछ नया सीखेंगे एंड अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।